अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, अब हम डिस्कशन करते हैं एकेडमिक्स पे। पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में मैंने आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टॉपिक का बैकग्राउंड, उसका लिंकेज विद अर्ली स्टडीज़, उसकी सिग्निफिकेंस पास्ट पेपर में क्या है, पास्ट पेपर एनालिसिस के साथ मैंने आपसे शेयर किया और उसकी अहमियत अगले टॉपिक में हमारी क्या बनने वाली है। अब हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू की ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था कि भाई हमें सिर्फ चीज़ों को मैथमेटिकली नहीं देखना, हमें चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हैं वो किस किस्म के सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस से कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में ये कैपिटल बजटिंग के नाम से ये टॉपिक पढ़ा जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग एक ही बात है। मींस प्लानिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की इवैल्यूएशन या अप्रेजल, फिजिबिलिटी टेस्टिंग, और कैपिटल बजटिंग भी यही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग। कौन सी प्रोजेक्ट फीजेबल है, कौन से नहीं है, तो ये वही एक ही बात है। तो डिफरेंट नाम से इसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है इन्वेस्टमेंट नीड की आइडेंटिफिकेशन से। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट नीड फील की जाती है। इन्वेस्टमेंट नीड किसी भी रीजंस की वजह से सामने आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट नीड में अराइज कि यार हमारी कोई कैपिटल मशीनरी, हमारी जो कैपिटल एसेट है उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, वी नीड टू बाय द न्यू वन। किसी ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी रिक्वायर्ड। ये भी एक नीड की जो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की। दूसरी रीज़न हो सकती है कि हमारी सेल्स टीम कहेगी कि भाई हम तो सिर्फ पंजाब में बेचते आ रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की केपी से बड़ी डिमांड आ रही है। इफ़ वी कैन प्रोड्यूस मोर, आई एम श्योर वी कैन सेल मोर, सो वी शुड कंसिडर एक्सपेंडिंग अवर प्रोडक्शन फैसिलिटी। सो एक्सपेंशन मीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आवर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टीम में अप्रोच अस। प्रोडक्शन का डायरेक्टर हमें अप्रोच कर सकता है या सीईओ को अप्रोच कर सकता है कि भाई मैं अपनी जो डिफरेंट हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च को स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि जर्मनी में इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक नई मशीन ईजाद हो चुकी है। तो अगर वो मशीन हम ले लें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 20% की कमी आ जाएगी और हमारे देयर आर सर्टन क्वालिटी जो है शायद मे बी वो भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। दिस कुड बी द थर्ड रीज़न कि चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी मशीन की जगह नई टेक्नोलॉजी मशीन ले आए। आई रिपीट, एक मशीन पुरानी हो गई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बढ़ चुकी है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होती जा रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से और ब्रेक डाउन टाइम आता जा रहा है। वी शुड कंसिडर बाइंग द न्यू मशीन। 2, वी शुड प्लान एक्सपेंशन। 3, वी शुड प्लान चेंज इन द टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी। और रीज़न नंबर 4, और कुछ नहीं तो एचआर वाला ही आ जाता है कि जी हमारी सेल्स टीम के ना कंप्यूटर बड़े पुराने हो गए हैं, उनके कमरे में भी ना एसी ही पुराने हैं, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो अगर हम उनके कंप्यूटर नए कर दें, उनके एसी नए कर दें, उनकी वर्क एनवायरनमेंट इंप्रूव कर दें, तो भाई इससे भी हम इस इन्वेस्टमेंट से भी हम उनकी मोटिवेशन के थ्रू कुछ ना कुछ रिटर्न ले सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि हमने जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है उसको वैल्यूएट करना है फॉर द रिटर्न। पहली मैंने ऑप्शन दी आपको, पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लाना, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, दस इंक्रीजिंग आवर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बढ़ा। दूसरी मैंने ऑप्शन दी, इन्वेस्टमेंट करोगे एक्सपेंशन हो जाएगी। एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन से क्या होगा, मोर हायर वॉल्यूम, ज़्यादा मार्केट आप शेयर ले पाओगे, तो हायर वॉल्यूम, हायर कैश फ्लोज, हायर रिटर्न्स। तीसरी ऑप्शन मैंने क्या दी, लो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लो हो जाएगी। अगेन सेम चीज़, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हायर प्रॉफिट, हायर रिटर्न मिलेंगे। और चौथी ऑप्शन मैंने आपको दी कि भी कैपिटल एसेट कैसे, जैसे ए सेल्स टीम के ऑफिस के एयर कंडीशनर, ऑफिस के कंप्यूटर, ऑफिस के फर्नीचर, उसको इम्प्रूव करो, उसको रेनोवेट करो। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली तो कुछ नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू स्टाफ मोटिवेशन ये भी हमें हायर वॉल्यूम, हायर प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। तो एनीवेज, नीड इज आइडेंटिफाइड, वो किसी भी सोर्स से आ जाए। लेट्स थिंक ऑफ एक्सपेंशन। हमें सेल्स टीम ने आइडिया दिया कि वी शुड प्लान टू एक्सपेंड। अच्छा जी, नीड सामने आ गई। इसके बाद क्या किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में, डिफरेंट अल्टरनेटिव एसेट्स
ऑप्शंस विच कैन फुलफिल द नीड आर आइडेंटिफाइड। अच्छा, एक्सपेंशन करनी है तो प्लांट लेना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी है प्लांट लेना पड़ेगा। बिल्डिंग का देखा, हाँ जी बिल्डिंग तो हमारे पास ऑलरेडी हॉल स्पेयर पड़ा हुआ है, उसी में प्लांट लग जाएगा। प्लांट कहाँ से आ सकता है जी? प्लांट जर्मनी से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, इटली से भी वेंडर अवेलेबल है। तो 3 वेंडर अवेलेबल है, डिफरेंट ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइड। देन इंफॉर्मेशन डाटा रिलेटिंग टू अल्टरनेटिव आइडेंटिफाइड इज गैदर्ड। अब देखो, हमने जो 3 ऑप्शन आइडेंटिफाई की हैं उनमें डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो गए हर एक ऑप्शन के साथ। वेरिएबल लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल लाइक लीड टाइम, वेरिएबल लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड देयर कॉस्ट, वेरिएबल लाइक वारंटी एंड लाइफ ऑफ द एसेट, वेरिएबल लाइक रेजिडुअल वैल्यू, वेरिएबल लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेरिएबल जो कि मशीन में फ़र्क होंगे। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन डाटा रिलेटिंग टू अल्टरनेटिव आइडेंटिफाइड इज गैदर्ड। क्यों डाटा गैदर किया जाए? ताकि हम एनालाइज कर सकें, क्योंकि 3 ऑप्शन है, हमने तो एक लेनी है ना भाई, तीनों मशीनें तो नहीं लेनी, हमने तो एक लेनी है। तो एक मशीन कैसे लोगे? तो सबसे पहले उसका डाटा गैदर करो। द डाटा गैदर्ड अबव इज एनालाइज टू आइडेंटिफाइड द ऑप्टिमल ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। ये है जी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टूल्स पढ़ने हैं ना, वो टूल्स इस काम में आते हैं स्टेप नंबर 4 में, कि हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड डाटा अगर दे दिया जाए तो उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ टूल्स हम कैसे एनालाइज करके बेस्ट एंड फीजेबल ऑप्शन आइडेंटिफाई करें। यह है कहानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। अच्छा जी, हमने ये टूल्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मेन फोकस रहना ही बेटा इस बात पे है। अच्छा, डाटा गैदर करना, मार्केट से कैप्चर करना हमारा नहीं, हमें डाटा गैदर करके स्टोरी की शेप में दे दिया जाता है। स्टोरी में से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो डाटा एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी हद तक हमारे डिस्कशन में आ जाती है, और मेनली हमारा फोकस इन टूल्स की एप्लीकेशन पे और इनकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है। लेकिन हम इससे आगे प्रोसेस को कंप्लीट भी कर लेते हैं। इन टूल्स की मदद से डाटा एनालाइज करके फैसला किया जाता है। फैसले के बाद कैपिटल बजटिंग कमेटी, यूजुअली एक टॉप मैनेजमेंट का एक ग्रुप होता है जो कि फॉर्म किया जाता है टू गेट अप्रूवल ऑफ सच डिसीजन, क्योंकि कैपिटल डिसीजंस यूजुअली इन्वॉल्व लार्ज सम ऑफ अमाउंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ सच डिसीजन इज लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट या लॉस का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है। अच्छा फैसला करोगे, बुरा करोगे तो 5 साल 8-10 साल इस प्रोजेक्ट ने साथ चलना है, जान नहीं छोड़नी आपकी, तो 8-10 साल इसको भुगतना पड़ेगा अगर गलत फैसला हो गया। तो एनीवेज जनाब, कैपिटल बजटिंग कमेटी से इसकी अप्रूवल ली जाती है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और काम फिर यहीं पर ख़त्म नहीं होता। सिर्फ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करना, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के बाद इसको कंपेयर भी करना है इसके एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट से, कि हमने क्या सोच के प्लांट लगाया था, हमने क्या सोचा था कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, हमने क्या सोचा था इस पर कितनी रिटर्न आएगी। फिर एक्चुअल रिजल्ट देखो, जो इन्वेस्टमेंट का सोचा था उतनी इन्वेस्टमेंट ही हुई, जो रिटर्न का सोचा था उतनी ही रिटर्न आई। भाई ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई प्लानिंग में, हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे प्लान रिजल्ट से फ़र्क आ रहे हैं, तो उसकी वजह हो सकती है कि शायद हमसे प्लानिंग में प्लान रिजल्ट बनाते हुए कोई गलती हुई। एक वजह ये हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि डिसीजन लेने के बाद हालात बदल गए, जिसकी वजह से हम वो रिजल्ट हासिल ना कर पाए जो हमने सोचे थे। कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन वी मस्ट कंपेयर, ताकि अगर तो रीज़न थी प्लानिंग में गलती हुई तो भाई प्लानिंग प्रोसेस इंप्रूव कर लो, क्योंकि आपने ज़िंदगी में एक बार कैपिटल एसेट नहीं लिया, आइंदा भी लेना है। एक गोइंग कंसर्न बिजनेस में आपको पीरियोडिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो अगर प्लानिंग में गलती थी, ये छठे स्टेप को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग में गलती थी तो प्लानिंग प्रोसेस इंप्रूव कर लेना भाई। और अगर एग्जीक्यूशन में गलती है, हमें उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई गलती होगी है, हम फॉर एग्जांपल हमें हमारे मैनुअल में था, हमारी प्लानिंग में था हम एक ऑपरेटर रखेंगे मशीन चलाने के लिए, लेकिन जब एक्चुअली डिप्लॉय हुआ तो भाई किसी प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने भांजे भतीजे को करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए 2 ऑपरेटर रख लिए। पता लगा जी क्यों एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे प्रॉफिट्स प्लान से करीब क्यों नहीं है। 1 रीज़न पता लगी जी, एक एक्स्ट्रा बंदा हायर किया हुआ हमने। तो भाई अगर एनालिसिस करोगे तो पता लगेगा ना रिजल्ट्स हम अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और अगर नहीं कर पा रहे किसी कंट्रोलेबल रीज़न की वजह से, जैसे ये रीज़न तो कंट्रोलेबल है ना, जब एक बंदा एक्स्ट्रा रखा हुआ है फारिग करो ताकि अगले साल तो हम अचीव करें रिजल्ट्स। तो एनीवेज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा कैपिटल बजटिंग प्लानिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए और उसकी इंप्लीमेंटेशन करके डिजायर्ड रिजल्ट्स या टारगेटेड रिजल्ट्स हासिल करने के लिए।
अच्छा जी, अब हमने फोकस करना है जनाब, आ जाइए इस टर्म के ऊपर कि हम जो टूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो टूल्स, अब हमारा फोकस जो है इन टूल्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जी लिस्ट ऑफ टूल्स है। फिर बात कर दूं कि कुछ बच्चे जो कैफ 8 या कैफ 6 में फाइनेंस पढ़ के आए हैं वो इनमें से कुछ टूल से फेमिलियर होंगे, लेकिन कुछ टूल नए हैं। लेकिन जो टूल्स फेमिलियर हैं उनमें भी कुछ ना कुछ नया सीखने हैं, ये ज़रा तैयार रहिएगा। मैंने फिर कहा 2x ज़रूर चलाइए अगर आपने फ्रेशली फाइनेंस पढ़ा है, लेकिन अगर फाइनेंस पढ़े हुए 2-3 साल हो चुके हैं तो तसल्ली से 1x पे ही सुनिएगा लेक्चर, टाइम पे सुनिएगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो है टोटल 7 टूल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टूल है जी पे बैक पीरियड मेथड। ये बेसिक टूल में दो बेसिक टूल कैटेगरी में दो है हमारे पास। एक पे बैक पीरियड मेथड जो कि गालबन आपने अगले स्टडी में अपने पढ़ा हुआ है, और एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो कि पहले डिस्कस नहीं हुआ हुआ, ये यकीनन नया है। बड़ा छोटा बेसिक टूल है, ये दोनों ही बड़े बेसिक और सिंपल टूल है, ठीक है। हाँ, पे बैक में भी कुछ नया आना है, पे बैक में भी कुछ नया आना है, सारे का सारा पुराना नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिक कैलकुलेशन, ये 3rd नंबर पे ये एडवांस टेक्निक्स जिनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी कहते हैं, इससे आप लोग मोस्टली फेमिलियर हैं। बल्कि ये टूल तो आपने 2 जगह पढ़ा होता है। एक आपने अपनी पीआरसी लेवल पे, एएफसी लेवल पे, क्यूएम में भी पढ़ा होता है, वहाँ पे भी इसकी डिस्कशन बेसिक लेवल हुई होती है। एक मैथमेटिक्स जो उसके डिस्कस वहाँ पे हुए होते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये भी आपने पीआरसी में भी पढ़ा हुआ है और कैफ में भी पढ़ा हुआ है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड वैसे तो कैफ लेवल सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं कम से कम कैफ लेवल सिलेबस पे पढ़ा देता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ होती नहीं है, सिर्फ 2 या 4 मिनट की डिस्कशन होती है, तो मैं करके ये क्लियर कर देता हूँ। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। ये 2 टूल टोटली नए हैं, एक मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी मैंने बात की थी थोड़ी अपने पिछली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमने सिलेबस को कवर कैसे कैसे करना है। तो वहाँ पे मैंने जो बात की थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी हमने करनी है कवर, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट में नज़र नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए हमने कोई नया टूल नहीं सीखना, वो इन्हीं किसी टूल की एप्लीकेशन से ही की जाएगी। वो एनपीवी या आईआरआर या एपीवी से उसको एवेल्यूएट किया जाता है, वो टूल नया नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नई टेक्निक्स आ जाती हैं, कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें क्योंकि 2 करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आप इंग्लैंड में प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, इन्वेस्टर पैसा रुपीज़ में दे रहे हैं, आप पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट पाउंड में खरीद रहे हैं, रेवेन्यू कॉस्ट पाउंड्स में है, इनकम पाउंड में कमाई जा रही है, इन्वेस्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने पैसा आपको रुपये में दिया, डिविडेंड उसको रुपये में आ रहा है। तो 2 करेंसीज के आने की क्या एप्लीकेशन है, सिर्फ ये एडिशनल एस्पेक्ट आता है। अदरवाइज टूल वही एनपीवी, आईआरआर या एपीवी, इनमें से कोई हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वहाँ पे भी। सो नो न्यू टूल। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इस पूरे एनालिसिस में। हमने बाय द वे इसी सीक्वेंस में 1 से 7 तक सीक्वेंस में ही चलना है हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टूल पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रेक आ जाती है हमारी। 1 से 6 तक तो हम सीधे सीधे इस चैप्टर में पढ़ लेंगे, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नोट नंबर 2 में यही हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई 7 टूल हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कवर कर लेंगे, चैप्टर 4 है हमारा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। और बाकी 1 से लेके 6 तक टूल हम इसी चैप्टर में इंशाअल्लाह पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर ये टूल नंबर 2 के रेफरेंस से एक नोट यहाँ पे लिखा गया है कि ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। ये वाहिद टूल है हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड है। दिस इज द ओनली टूल विच इज अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड। बाकी जितने टूल्स हमारे हैं इस टूल नंबर 2 के अलावा 6 टूल्स और हैं, वो सारे कैश फ्लो बेस्ड हैं। कैश फ्लो बेस्ड, अकाउंटिंग बेस्ड डिफरेंस आपको अगर नहीं क्लियर तो इंशाअल्लाह ताला आज ही के दिन में इसी वीडियो में हम शायद कैश फ्लो बेस्ड टूल से तारुफ ले लें, और शायद नेक्स्ट इसी वीडियो में शायद हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को भी शायद इसी वीडियो में हम कवर कर रहे हो। इसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा, दैट आई विल सी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड मेथड से। कहानी अब सुन लीजिए। कहानी क्या है कि हम एक से मार्कर बनाने की, बालपन बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और हमारी मार्केट करंटली सिर्फ पंजाब है। हमारी टीम ने कहा पंजाब के अलावा केपी में बेचा जा सकता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ा लो। हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली, फिर ऑप्शन आइडेंटिफाई की कि भाई ऑप्शन इसकी क्या है, एक मशीन चाइना से आती है, एक मशीन जर्मनी से आती है। थर्ड स्टेप, इन मशीनों के रिलेटेड डाटा इकट्ठा करो, ठीक है जी, कि भाई इनकी कॉस्ट कितनी है, इनकी वारंटी क्या है, इनकी रनिंग कॉस्ट क्या है, कितने बंदे चलाएंगे, कितनी कैपेसिटी है, कितने यूनिट्स बनाएंगे, एंड सो ऑन। इसके बाद आ जाता है एनालिसिस टूल्स का, और टूल्स में हम बात करें पे बैक पीरियड मेथड।
हम कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सम रिटर्न फॉर द बिजनेस और अल्टीमेटली फॉर द शेयर होल्डर। पेबैक पीरियड मेथड कहता है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करना चाहते हैं एसेस, तो आप देखिए वो प्रोजेक्ट जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो अपने रिटर्न्स की मदद से फ्यूचर में जो कमाई करेगा उस कमाई की मदद से ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड में वापस करेगा। फॉर एग्जांपल आप चाइना से मशीन लेते हो, तो चाइना की मशीन जो हमें सालाना अर्निंग जनरेट करेगी, उस सालाना अर्निंग की मदद से हम ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं वो कितने अरसे में वापस आएगी। वर्सेस जर्मनी जो दूसरी ऑप्शन है, अगर हम जर्मनी की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मशीनरी अपने ऑपरेशन से, अपनी एक्टिविटीज से रिटर्न जनरेट करेगी, तो वो जर्मनी की मशीनरी से जो रिटर्न आएगी वो रिटर्न कितने अरसे में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कवर कर देगी, वापस कर देगी, ताकि हम इन्वेस्टर के हवाले करें, ये लीजिए पैसा पकड़े अपना वापस। पे बैक पीरियड, ठीक है जी। तो जनाब इसकी कैलकुलेशन नहायत सिंपल है, दो सिनेरियो में हम डिस्कस करते हैं इसको। एक, अगर हमारी एनुअल रिटर्न बराबर है, अच्छा यहाँ पे एक रिटर्न का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो रिटर्न की टर्म को यहाँ पे मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया गया है। रिटर्न शुड बी मेजर्ड इन कैश। आप माशाल्लाह बड़े सीनियर अकाउंटेंट्स हो चुके होते हैं, बाय द टाइम आप BFD में पहुँचते हो, पढ़ भी काफ़ी कुछ चुके होते हो, और अक्सर बच्चे आर्टिकल्स में भी काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। आपको पता है किसी भी बिजनेस से रिटर्न मेजर करने के नंबर ऑफ वेज हैं। दो सिंपल जो वेज हैं, एक रिटर्न इन द शेप ऑफ प्रॉफिट और दूसरा रिटर्न इन द शेप ऑफ कैश। कारोबार से सालाना मुनाफा कितना कमा रहे हैं। मुनाफा जब हम कहते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, विच इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अंडर अक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, अंडर मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उस कॉस्ट में कैश नॉन कैश कॉस्ट दोनों आ जाती हैं। तो प्रॉफिट टर्म में कोई प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, एक ये तरीका मेजर करने के लिए, और एक तरीका है कैश टर्म में कितना कमा के दे रहा है कोई प्रोजेक्ट। दिस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ मेजरिंग रिटर्न फ्रॉम एनी बिजनेस। मैंने जैसे थोड़ी देर पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया कि हम सिर्फ एक टूल है जो जिसमें हम मेजर करेंगे कितना प्रॉफिट कमा रहा है प्रोजेक्ट, बाकी तमाम टूल्स में हम देखेंगे कितना कैश कमा रहा है प्रोजेक्ट। कैश और प्रॉफिट का डिफरेंस आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो आगे मजीद थोड़ा क्लियर कर दूंगा। चाह के कैश तो बनाई भी आप लोगों ने, कोई शक वाली बात नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से कैश और प्रॉफिट में डिफरेंस को हम कैसे रिकनसाइल करेंगे। बट एनीवेज, पे बैक पीरियड मेथड में रिटर्न प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो कैश टर्म में कितनी आ रही है, ये हमने ख्याल रखना है। तो जनाब अगर आपकी सालाना रिटर्न बराबर है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश बेनिफिट। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट पे बैक पीरियड। एक छोटी सी इनिशियल एक्टिविटी देखिए जरा, एक्टिविटी 1, एक प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी 10 मिलियन की और वो प्रोजेक्ट आपको सालाना रिटर्न देगा 2.5 मिलियन की। तो जनाब इस फार्मूले के तहत इसका पेबैक बनेगा एक्टिविटी 1 का 10 मिलियन ओवर 2.5। इट इज़ वेरी सिंपल, 4 ईयर्स। हम देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस कर रहा है। 4 साल में प्रोजेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट वापस कर रहा है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे जी पे बैक पीरियड इज 4 ईयर्स। एक और प्रोजेक्ट देखते हैं जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15 मिलियन है एंड एनुअल कैश रिटर्न इज 4 मिलियन। कैश के वर्ड पे मैं बार बार फोकस करवा रहा हूं आपको भाई, पे बैक पीरियड मेथड में जो रिटर्न मेजर होगी वो कैश से होगी। एग्जामिनर, पहली बात ये क्वेश्चन हमें पे बैक पीरियड पे एग्जाम में आता नहीं है, अगर आएगा तो पे बैक पीरियड का जो टूल है ये 2 नंबर या 3 नंबर का है, ठीक है। यूजुअली मुझे टू माई मेमोरी BFD में पे बैक का सवाल मुझे याद नहीं कभी आया हो, तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। लेकिन हम इसको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जामर हमें 2 नंबर की कैलकुलेशन और 2 नंबर की डिस्कशन इस पर दे सकता है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन भी सीखेंगे, इसकी डिस्कशन भी करेंगे, इसकी वेरिएशन पे भी बात करेंगे, क्या डिफरेंट तरह के पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के तरीके हैं। तैयारी पूरी करेंगे बेटा, एग्जाम में टॉपिक भी सिंपल है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी लो है। रिवीजन इसकी हम 10 दफ़ा या 5 दफ़ा नहीं करेंगे, सवाल इसके 5-6 नहीं हम करेंगे, सवाल वही करेंगे जो हमने क्लास में कर लिए, पढ़ेंगे वही जो क्लास में पढ़ा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे सिर्फ, लेकिन रिवीजन करते रहेंगे। जो क्लास में किया वो काम हम
15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद एक आध बार देख लिया करेंगे, ठीक है। और एग्जाम तक जाने तक 2-3 दफ़ा नज़र से हमारी ये चीज़ें गुजरी होंगी तो मोर देन इनफ है। लेकिन हम छोड़ दें इनको कि भैया तो आता ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और एग्जाम में 4 नंबर आ गया तो एग्जाम में पता है 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें तैयारी अपनी पूरी रखनी है हर एंड पे। और ये इतना आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ें हैं कि आपको 2 दिन बाद जब आप देखोगे, 4 दिन बाद या हफ्ते बाद भी देखोगे, तो विद इन 10-15 मिनट्स में आप ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, इसके सारे असूल रिवाइज कर लोगे। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट 15 मिलियन और कैश रिटर्न 4 मिलियन। तो जनाब वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 15 मिलियन रिटर्न और 4 मिलियन आपकी 15 मिलियन सॉरी इन्वेस्टमेंट, 4 मिलियन सालाना रिटर्न। तो पे बैक हमारा बना 15 डिवाइड विद 4, इट इज़ 3.75 ईयर्स। अगर कभी हमें कहा जाए, पूछा जाए, तो 0.75 को हम मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 मंथ्स। तो इसको हम 3 ईयर्स 9 मंथ्स भी लिख सकते हैं। तो हम इसको 3.5 ईयर लिखें, ये भी ओके है, या 3 ईयर 9 मंथ लिखें, ये भी ओके है। अनलेस हमें ज़रूरत है मंथ्स में जाने की, हमें 3.75 ईयर्स पे ही क्लोज कर देनी है डिस्कशन। बाज़ का हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ऐसी कोई बात लिखी हो, क्वेश्चन की स्टोरी में, डाटा में कोई ऐसी बात लिखी हो कि हमें लगे कि हमें मंथ्स में जाने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत होगी तो चले जाएंगे, लेकिन अदरवाइज़ हमें 3.75 ईयर्स पे ही क्लोज कर देना है। अच्छा जी, पे बैक पीरियड की बात हमारी होगी। अच्छा बेटा, मैं आपको बता चुका, फिर रिमाइंड करवा दूँ, अगर आपके दिन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने इमीडिएटली व्हाट्सएप की आपको कम्युनिकेशन बता दी गई थी पिछली वीडियोज़ में। आपने व्हाट्सएप में ग्रुप में आपने मैसेज भेज देना है, आपके जो एलोकेटेड ग्रुप होंगे उसमें वॉइस नोट के थ्रू या इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हुए। आप समझ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये अक्सर बच्चे ना हमारे उर्दू में बातें लिखते हैं लेकिन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके लिखते हैं, तो भाई वो मेरे जैसे लोगों को समझ नहीं आती। हम लोग ज़रा पुरानी जनरेशन के लोग हैं, तो जनरेशन पता नहीं कौन सी कहलाती है, अब मुझे नाम भूल जाते हैं जनरेशन के। तो जो पुरानी जनरेशन है हमारी, तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। जनरेशन एक्स गालबन कहलाती है, मुझे पता नहीं वह जो 70s के लोग हैं, 80s के लोग हैं हम लोग। तो बैल मैं तो 70s का भाई, तो मुझे वो जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हुए उर्दू ज़ुबान लिखी जाती है मुझसे नहीं पढ़ी जाती। मुझे एक छोटा सा मैसेज पढ़ने में 5 मिनट लग जाते हैं, 2-3 दफ़ा पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आती है, क्योंकि एकेडमिक्स होती हैं तो समझना भी बारीकी से पड़ता है। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि या अंग्रेज़ी में लिखिएगा या वॉइस नोट में बोलिएगा, और साथ अपनी पिक्चर जो भी क्वेश्चन की है, जो या रिलेटिव कैलकुलेशन के साथ भेजिएगा, तो हम उसको साथ का साथ एड्रेस किया करेंगे। मेरी कोशिश होगी विद इन आवर्स मैं आपको उसको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँ, ठीक है। यूजुअली मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप को खुद ही ऑपरेट करता हूँ और उसमें तमाम एकेडमिक क्वेरीज़ को मैं खुद रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये जनाब होगी कहानी पेबैक की। बट ये कहानी थी जब कैश फ्लो ईवन हो, लेकिन प्रैक्टिकली ईवन कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट कम होते हैं, अनईवन कैश फ्लो वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो जब प्रोजेक्ट कैश फ्लोज अनईवन हो जाएं तो फिर हमें पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम ज़रा चले जाते हैं किताब के ऊपर, इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं, और किताब में हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 अवेलेबल है। पहले हम उसको देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2 हमारे सामने। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास, जब आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो आपके पास किताब आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तो मैं सवाल आपके सामने रखूँगा, उसको पढ़ूंगा, लेकिन उसके बाद फिर जब हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे सवाल, तो फिर क्वेश्चन स्क्रीन से हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फिर क्वेश्चन होना चाहिए। अभी हम सवाल पे जाएंगे। तो जनाब हमारा सवाल पड़ा है मेरे पास तो स्क्रीन में यहाँ पे, और हम इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जनाब इलस्ट्रेशन 2, Consider the following project A having expected cash flows। हमें इस चीज़ को पिक करना है, इस वर्ड को बड़े ध्यान से पिक करना है, एज अंडर। अच्छा, ये जी कैश फ्लोज है हमारे पास प्रोजेक्ट के। हमें क्वेश्चन में प्रोजेक्ट कैश फ्लोज गिवन है। इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन की होगी, इसके बाद ईयर 1 में 40 मिलियन की रिटर्न आएगी। इन्वेस्टमेंट है आउटफ्लो, ब्रैकेट में शो किया गया, इस प्रेजेंटेशन से आप लोग फेमिलियर हैं। 2, 3, 4, 5 और 5 साल बाद प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म है, रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपने जो मशीन खरीदी थी इसको आप स्क्रैप में बेच देंगे। ये प्रोजेक्ट लाइफ के कैश होते हैं। यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोजेक्ट इनिशिएट होने से पहले की जाती है। प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट अभी की नहीं है,
हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले एवेल्यूएट कर रहे हैं क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए पेबैक पीरियड मेथड कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, पहले पेबैक पीरियड कैलकुलेट करो उस प्रोजेक्ट का, फिर अगली बात है। तो अभी हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फैसला कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। पीछे भी मैंने आपको 2 एक्टिविटीज़ कराई, हमने सिर्फ पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया है, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी उसका फैसला करना अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो हम पहले फेज में प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसका पेबैक पीरियड कैसे मेजर किया जाए उसकी बात है। अच्छा, पेबैक पीरियड मेजर करने के लिए ये जो डाटा है, ये सारे का सारा डाटा जो कैश फ्लो में दिए जाते हैं ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज होते हैं, क्योंकि ये सारे कैश फ्लोज फ्यूचर के हैं कि भाई अगर हम ये मशीनरी इन्वेस्टमेंट कर दें तो पहले साल में क्या कमाएंगे, दूसरे साल में क्या कमाएंगे, ये तो फ्यूचर की बातें हैं, ये हमने अभी कमाए नहीं है, ये हमारा अंदाजा है हम क्या कमाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर के बारे में की जाती है। इस प्रोसेस की एक इनहेरेंट लिमिटेशन है भाई कि फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर के बारे में डाटा हमने इस्तेमाल करने हैं और वो डाटा हमेशा एस्टिमेटेड ही होगा। एक्चुअल डाटा फ्यूचर का हो ही नहीं सकता, एक्चुअल डाटा तो पास्ट का होता है। तो हम एस्टिमेटेड डाटा यूज करके एस्टिमेटेड डाटा की मदद से पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, और ये भी एस्टिमेटेड पेबैक ही है। ये बेस्ड ऑन आवर एस्टिमेट दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू पे इट्स इन्वेस्टमेंट बैक इन एक्स ईयर्स। अच्छा जी, ये अब कहानी थोड़ी सी, अब हम जैसे मैंने कहा था अनइवन कैश फ्लो हम डील करने जा रहे हैं कि अब हमारे जो ये रिटर्न है ये बराबर नहीं है, फ़र्क है। जब तो बराबर थी ना तो हमने इस फार्मूला की मदद से कहानी को एडजस्ट कर लिया था, लेकिन अब जब रिटर्न बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है। इसी इलस्ट्रेशन में एक आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं और मैं भी इसी फॉर्मेट पे ही आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। आगे चलेंगे तो हम आंसर शीट पे भी जाएंगे और हम अक्सर क्वेश्चन एक्सेल पे कर रहे होंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अक्सर क्वेश्चन हम एक्सेल पे करेंगे, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करूँगा, सॉफ्टवेयर की डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे करने हैं, लेकिन मैं एक्सेल पे करूँगा ताकि आपको कुछ सिमिलर डिस्प्ले आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे करने में 2 हिंड्रेंस आएंगी। एक, जब हम सॉफ्टवेयर सवाल करते हैं तो जैसे मैंने को बताया था कि स्क्रीन के 3 हिस्से होते हैं, इधर क्वेश्चंस होते हैं, इधर वर्ड और इधर एक्सेल होगा। तो एक्सेल की विंडो हमारी बड़ी मिनिमम हो जाती है, मैक्सिमम चले मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा, थोड़ी और बड़ी कर लूँगा, तो मेरे पास बहरहाल एक्सेल की विंडो बचेगी जो ना वो होगी इतनी सी। तो पूरी विंडो, पूरी स्क्रीन के बजाय बड़ी लिमिटेड सी विंडो में सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, सीधी सी बात है भाई, पेपर सॉफ्टवेयर पे आपने देना है, आपको उस पर कमांड करनी है। मुझे सिर्फ आपको वो एनवायरनमेंट दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सेल पे सवाल कराऊं तो आपको सिमिलर एनवायरनमेंट मिले कि एग्जामिनेशन में हमें सवाल कैसे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि जब हम पहला एग्जामिनर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे इन्वेस्टर अप्रेजल पे, वहाँ पे पूरा मैं आई कैप के क्वेश्चन की आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और आपको भी मैंने एग्जाम क्वेश्चन कहा है, एग्जाम क्वेश्चन जब मैंने आपको पहला करा दिया, उसके बाद जितने क्वेश्चन मैं शायद आपको करवाऊँ एक्सेल में, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन करने हैं सॉफ्टवेयर पे, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप एक्सेल यूज़ करें, उससे पहले आप रजिस्टर यूज़ करें इलस्ट्रेशंस के लिए, यू आर एट लिबर्टी, जिससे आप कंफर्टेबल। लेकिन बेहतर तो यह है कि उसको आप एक्सेल पे ही सवाल करना सीख, इलस्ट्रेशन आप एक्सेल पे कर लेना, जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा तब आप सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाना। तो एनीवेज ये कहानी थोड़ी सी मैं डिस्कस कर रहा था, इसको हम अब क्लोज करते हैं। तो दोबारा ये जनाब हमारा फॉर्मेट क्या है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाए जाते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज क्या है कि भाई हमें डाटा जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये इन्वेस्टमेंट ना हमेशा अज्यूम की जाएगी, आज की जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एनुअल इंटरवल्स पे हमें कैश फ्लोज बताए गए हैं, एनुअल इंटरवल्स पे हमें कैश फ्लोज बताए गए हैं कि कैश फ्लोज क्या क्या कब कब आएंगे। हम इनकी क्यूमुलेटिव पोजीशन बनाते हैं। जैसे हमने जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो प्रोजेक्ट शुरू करते ही हमारी कंपनी की पॉकेट की पोजीशन क्या है, 90 नेगेटिव। 90 नेगेटिव जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारी जेब से 90 निकले हुए हैं भाई, और जब प्रोजेक्ट में 1 साल गुजर गया तो इस 90 में से 40 वापस आ गए। नाउ व्हाट इज पोजीशन, 50 स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 50 में से 30 और हमने कमाई कर ली, अब क्या पोजीशन है, 20 स्टिल नेगेटिव।
एक और साल गुजरा तो जनाब 20 में से 20 की कमाई और आ गई और हमारी इन्वेस्टमेंट पोजीशन ज़ीरो हो गई। इसका मतलब जो हमने 90 लगाया था, 40 जमा 30 70 जमा 20 90, ये वापस आ गया। तो हम कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट का पेबैक कितना है? 3 years। हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट? वेयर एनुअल रिटर्न्स आर अनइवन एनुअल रिटर्न हो तो पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने जनाब। अच्छा, एक और एक्टिविटी हम करते हैं, एक्टिविटी 3। इसमें थोड़ी सी एक वेरिएशन इसकी सीखेंगे। सेम वही सिनेरियो, पेबैक पीरियड हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है, लेकिन इसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट थोड़ी बदल दी गई है। इसमें कहा गया जी कैलकुलेट पेबैक पीरियड अज्यूमिंग कैश फ्लो अराइज इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। ये थोड़ी सी वेरिएशन डाल दी गई है यहाँ पे। अब कैप लेवल पे ये वेरिएशन हम डिस्कस नहीं करते, मैंने जैसे कहा था ना कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, तो ये कैप लेवल पे वेरिएशन नहीं होती। यहाँ पे वेरिएशन इसलिए डाली जा रही है कि हमें एग्जाम में एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता नहीं होता एग्जाम किस किस्म की हमें कैलकुलेशन करने को कहे, एग्जामिनर किस किस्म की कैलकुलेशन हमें करने को कहे। अच्छा जी, चलें इसको भी उसी अंदाज में हम पहला केस जो है ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैलकुलेशन के दौरान ही। प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो हमारी पोजीशन है जी 20 नेगेटिव। एक साल गुजरा 10 रिकवर हो गया, तो 20 में से 10 रिकवर हो गया, पोजीशन इज 10 स्टिल नेगेटिव। एक और साल गुजरा 8 रिकवर हो गया, 10 रहता था, 8 रिकवर हुआ, 2 स्टिल नेगेटिव। अब आखिरी तीसरे साल में 6 मिलियन की रिसीट्स है, हमें कितना चाहिए? 2 मिलियन। अब ये रिक्वायरमेंट पढ़ो, कैश फ्लो अराइज इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो जनाब इस 6 मिलियन में से 2 मिलियन आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि पीरियड एंड पे तो हम 4 पॉजिटिव में चले जाएंगे, पीरियड एंड पे तो हम 4 पॉजिटिव में चले जाएंगे। इसका मतलब हमारा पेबैक 2 साल और कुछ महीने हैं, और कैश फ्लो चूंकि इवनली रहे हैं तो ये फ्रैक्शन ऑफ द ईयर कैसे निकाली जाती है, वो ये हमारे पास जनाब फार्मूला है फुल पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का। इस केस में फ्रैक्शन का फार्मूला ये है, अनकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, अनकवर्ड कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, कैश फ्लो ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर 6। तो ये जनाब बना 0.33, और इससे पहले कितना था? 2 साल पहले गुजर चुके थे, तो 2 + 0.33 हमारा पेबैक बना 2.33 ईयर्स। प्रोजेक्ट बी में हमारा पेबैक है 2.33 ईयर्स। कहानी इसकी क्या है कि भाई आखिरी साल जिसमें रिकवरी कंप्लीट हो रही है उससे पहले कितना हमारा पैसा रह गया था, और आखिरी साल जिसमें हमारी रिकवरी कंप्लीट हो रही है उसका फुल कैश फ्लो कितना है? 2/6 0.33। तो 2 साल पहले गुजर चुके थे यहाँ तक, और थर्ड ईयर का सिर्फ इतना कंपोनेंट हमें चाहिए, हमारा पेबैक पूरा हो जाता है। ये जी हमारा पेबैक। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना, ये कहानी थी जनाब अनइवन कैश फ्लोज की। और लेकिन एक सिनेरियो उसने और दिया, कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये जो 6 है ना, ये इवनली नहीं आता, ये 3 साल बाद इकट्ठा ही आता है। अगर ये 3 साल बाद इकट्ठा आता है तो फिर मेरा पेबैक 2.33 ईयर नहीं होगा, फिर मेरा पेबैक होगा 3 ईयर्स, क्योंकि पैसा ड्यूरिंग द ईयर ग्रेजुअली नहीं आया, इकट्ठा आ गया 3 साल बाद। तो जब 3 साल बाद इकट्ठा आया तो सीधा 2 से मैं 4 पॉजिटिव में चला गया, लेकिन वो 31 दिसंबर को पैसा आया ना, तो मेरा पेबैक भी 31 दिसंबर को खत्म हुआ। जो 2 चाहिए था पेबैक के लिए वो भी 31 दिसंबर को आया, जो 4 ऊपर का है वो भी 31 दिसंबर को आया, तो मेरा पेबैक इज 3 ईयर्स। ठीक है जी। सो ये 2 असम्पशन के तहत हमने यहाँ पे पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया। तो अब हमने अभी तक सीखा क्या पेबैक पीरियड से रिलेटेड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेबैक पीरियड एंड पॉइंट टू रिमेंबर, कैश रिटर्न। दूसरा, अगर इवन रिटर्न हो सालाना, पेबैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा, अगर कैश रिटर्न सालाना अनइवन हो तो पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के कॉलम से वर्किंग बना के। ठीक है, ये मैंने आंसर यहीं पे प्रेजेंट कर दिया। आप समझो मैंने इसी सवाल को आंसर में कन्वर्ट कर दिया, तीसरा कॉलम ऐड करके। अच्छा, अब एक चीज़ हमारी रह गई है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। वो प्रोजेक्ट इवन हो अनइवन हो, साल में पेबैक पूरा हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर में पेबैक पीरियड पूरा हो, हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना सीख गए। अब हमें देखना है भाई ये हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं।
हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट कर सकें कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट फीजिबल है, किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं करनी। बल्कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल है तो हम कंपेयर भी कर सकें कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। अच्छा, ये डिसीजन रूल आ जाता है जी। डिसीजन रूल के बारे में याद रखिएगा, हम जितने भी टूल्स पढ़ेंगे डिसीजन रूल दो एंगल से पढ़ा जाएगा, एक कंपैरिजन के एंगल से, एक फिजिबिलिटी के एंगल से। कंपैरिजन हम करते हैं कि जब प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को चूज करना हो, इसके लिए टर्म यूज की जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है जो इकट्ठे नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है और आपके पास दो ऑप्शन हैं कि उस पीस ऑफ लैंड पे सीमेंट की फैक्ट्री लगा लो या उस पीस ऑफ लैंड पे शुगर की फैक्ट्री लगा लो। आपने सीमेंट की फिजिबिलिटी बनाई उस पीस ऑफ लैंड पे प्रोजेक्ट ए के नाम से, आपने शुगर की फिजिबिलिटी बनाई उस प्लॉट पे प्रोजेक्ट बी के नाम से। ए की फिजिबिलिटी देखी, बी की फिजिबिलिटी देखी, दोनों प्रोजेक्ट फिजिबल है, बट क्या आप दोनों कर सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि पीस ऑफ लैंड तो एक ही है। दीज टू प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इकट्ठे नहीं किए जा सकते, इनमें से एक को चूज करना। जाहिर बात, जब एक को चूज करना है तो हमें जो बेहतर है वो चूज करना है। तो हम जितने भी टूल्स पढ़ेंगे उन टूल्स में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से बेहतर कैसे चूज करना है इसको भी डिस्कस करेंगे, और कोई प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं उसका फैसला करना कैसे करना है उस पर बात करेंगे। तो कंपैरिजन में रूल इज वेरी सिंपल, प्रोजेक्ट विद शॉर्टर पे बैक इज बेटर। जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसे वापस कर रहा है वो बेहतर है। इसका कॉन्सेप्ट नहायत सिंपल है कि जो प्रोजेक्ट जितना लेट इनटू फ्यूचर जाता है, जो प्रोजेक्ट लेटर अर्निंग्स पे रिलाय कर रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए, तो लेटर अर्निंग, लेट इनटू फ्यूचर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, कमाई आएगी नहीं आएगी, क्योंकि हम भाई एस्टिमेट लगा रहे हैं ना सारे, हमारा अंदाजा है 2 साल बाद क्या कमाएंगे, 3 साल बाद क्या कमाएंगे, ये सारे अंदाजे हैं। लेकिन जितना लेट इनटू फ्यूचर जाते हैं हमारे अंदाजे की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी लो होती है। ये एक एस्टिमेट्स की एक आप कहो उनका एक फीचर है एस्टिमेट्स का। एस्टिमेट्स जितने दूर इनटू फ्यूचर के बारे में होंगे उनकी एक्यूरेसी भी कम होती है, उनकी रिलायबिलिटी भी कम होती है। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट जल्दी वापस कर रहा है पैसे वो बेहतर है, क्योंकि वो जल्दी कैश फ्लोज कमा के वापस कर रहा है, उसके कैश फ्लोज रिलायबल है। जो प्रोजेक्ट ज्यादा देर में पैसे कमा के वापस कर रहा है उसके कैश फ्लोज अनरिलायबल है, वो बेहतर नहीं है। जैसे हम ऊपर कंपैरिजन करें प्रोजेक्ट ए और बी में, तो हमने देखा था हमारे प्रोजेक्ट ए का पेबैक था 3 ईयर और प्रोजेक्ट बी का पेबैक था 2.33 ईयर्स। मैं इवन कैश फ्लो वाला सिनेरियो को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो इस ऑप्शन के तहत फिर प्रोजेक्ट बी इज बेटर, प्रोजेक्ट बी बेहतर है। जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट वो प्रोजेक्ट बेहतर है। अच्छा, बात यह फिजिबिलिटी की तरफ, फिजिबल ए और बी में से फिजिबल कौन है? फिजिबिलिटी के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। ये स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड कहां से आएगा? तो भाई इट इज सब्जेक्टिव, इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। हम अपने प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करते हैं। अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड से कम है तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट हम रिजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा जी प्रोजेक्ट बी इज बेटर, और लेट्स अज्यूम मेरा स्टैंडर्ड पेबैक इज 3 इयर्स, प्रोजेक्ट बी का पेबैक 2.33 इयर्स। स्टैंडर्ड पेबैक से मराद हम किस पेबैक पीरियड वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं? स्टैंडर्ड पेबैक, हमारा मेयार क्या है पेबैक के पीरियड के बारे में? तो 3 साल मेरा मेयार है कि 3 साल में अगर कोई प्रोजेक्ट पैसा वापस कर रहा है तो हमें एक्सेप्टेबल है। तो भाई प्रोजेक्ट बी तो 3 से भी जल्दी वापस कर रहा है, तो यकीनन ये बेहतर है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा स्टैंडर्ड पेबैक होता से 2 साल, तो प्रोजेक्ट बी बेशक ए से अच्छा है,
लेकिन मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरता। मेरा मेयार कहता है जो प्रोजेक्ट 2 साल में पैसा वापस करे उसमें पैसा लगाओ, ये तो 2.33 ईयर में कर रहे हैं वापस, तो ये प्रोजेक्ट मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरता, इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको फिजिबिलिटी रूल की भी कहानी बताई। एग्जाम में हमें जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं पे बैक का, आए तो नॉलेज लगभग आप समझो 95% 90% नॉलेज यही है पे बैक पीरियड का, जिसमें हमने पे बैक की कैलकुलेशन भी सीख ली, जिसमें हमने पे बैक की इवन कैश फ्लो था, अनइवन कैश फ्लो था, उनसे डील करना सीख लिया। फुल ईयर में पे बैक हो, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर पे बैक हो, वो कैलकुलेट करना सीख लिया। और पे बैक के डिसीजन रूल के भी 2 एस्पेक्ट सीख लिए, कंपैरिजन के लिए, फिजिबिलिटी के लिए। ठीक है जी। और इनको कैसे अप्लाई करना है ये एक बात हमने इसको यहाँ पे सीख ली। अच्छा, पे बैक पीरियड में एक छोटा सा कैच, अगर कभी सवाल आए तो एग्जामिनर जो डाल सकता है वो आपको कैश की जगह अकाउंटिंग प्रॉफिट में रिटर्न दे दे। तो याद रखिएगा एसबीएफ के लिए, सीफेफ 4 के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश में फ़र्क सिर्फ डेप्रीसिएशन का है। अच्छा देखिए, वैसे कैश और प्रॉफिट का फ़र्क आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखा दी गई है, वो आपको बनानी सिखा दी गई है रिपोर्टिंग में। यहाँ पे आपको पूरा कैश फ्लो का नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ एग्जामिनर देखना चाहता है कि क्या आप अलर्ट हो कि कहाँ पे प्रॉफिट यूज़ करना है, कहाँ पे कैश यूज़ करना है। अगर यहाँ पे अलर्ट हो तो प्रॉफिट से कैश में जाना और कैश से प्रॉफिट में जाना वो रिपोर्टिंग में आपको सिखा दिया गया है, रिपोर्टिंग में टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे वो कंप्लीट नॉलेज टेस्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ अलर्टनेस टेस्ट की जाती है। आर यू अलर्ट, आर यू अवेयर ऑफ द बेसिक्स। ठीक है। और रिलेशनशिप, इसलिए ये कैलकुलेशन कैश से प्रॉफिट का रिलेशनशिप सिंपल रखा जाता है यहाँ पे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन इज कैश फ्लो एंड कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन इज प्रॉफिट, इसी को रीअरेंज करें। तो इसके लिहाज से एक बेसिक सी हमारे पास इलस्ट्रेशन 4, हम उसको भी देख लेते हैं जरा। इलस्ट्रेशन 4 हमारे पास जो अवेलेबल है इस एस्पेक्ट को लेके, ये एक छोटी सी कहानी है। ABC is evaluating a project which requires initial capital investment of 200 million. The project will have a life of 5 years and expected residual value is 20 million. Financial controller has prepared the following forecast for the expected profits ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बेटा वर्ड हमने पिक करना है। हमें रिक्वायरमेंट में देखो ना क्या क्या रहा है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो हमें पता होना चाहिए पे बैक के लिए तो हमें चाहिए कैश फ्लो, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट क्या है मिलियंस में, 1 2 3 4 5। कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज ऑन द फिजिबिलिटी इफ द कंपनी इज बेंचमार्क का था स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड इज 4 ईयर। ये जी डाटा आपके पास है इलस्ट्रेशन 4 का, और अब मैं इसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, लेकिन आई विल सॉल्व इट यूजिंग एक्सेल। अच्छा, मेरी बात ये ध्यान में रखना भाई कि मैं कोई एक्सेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग एक्सेल में बड़े क्विक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसलिए यू मे फाइंड के सर कितना सुस्ती से काम कर रहे हैं, सर इसको आपको ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। ऐसा दिन में आया तो मुझे भाई व्हाट्सएप में एडवाइस कर देना, ये जो काम किया इसको इस तरह ज़्यादा एफिशिएंटली किया जा सकता है। आई नो, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को अपने सामने फंक्शन परफॉर्म करते देखता हूँ, तो आई नो माशाल्लाह दे आर गुड। बट चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा काम करना नहीं होता, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट सीखे नहीं हुए, तो मैं अपने बचपन से जो चीज़ें थोड़ी बहुत सीखी मैं उन्हीं को लेकर चलता रहता हूँ। मेरा गुजारा होता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है आपका भी इंशाअल्लाह गुजारा अच्छा मैं करवा दूंगा। यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ सिखाना चाहो तो मोस्ट वेलकम, मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को सीख के प्रैक्टिस में अपनी मैं ले आऊँ। तो हम जनाब इलस्ट्रेशन 4 को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में लीजिए जी, हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में हमें डाटा दिया गया है, एक तो ईयर वाइज हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट का डाटा गिवन है जी। ठीक है जी, और चलें हम अगर डाटा डालते हैं 1 2 3 4 5, ये डाटा जो हमें गिवन है अकाउंटिंग प्रॉफिट 25 37 20 45 एंड 15। यूजली ये चूँकि वैल्यूज़ हमारी रुपीज़ इन मिलियन में है तो वी मस्ट मेंशन इट। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गए,
और अब हमने जो हमें ध्यान में रखना है, हमने पे बैक पर जाना है। तो पे बैक के लिए अभी हमने क्या सीखा कि जो प्रॉफिट है उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमें कैश फ्लोज मिल जाएंगे। तो जनाब हम यहाँ पे ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें 5 साल की चार्ज करनी है, तो इसके लिए हम करते हैं जनाब वर्किंग 1 से डेप्रिसिएशन ले आते हैं अपने पास। वर्किंग 1 में हम जाएंगे तो डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो क्या होती है भाई, सालाना डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए, तो मेरी सालाना डेप्रिसिएशन होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 250 मिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नॉट 250, इट इज़ 200 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इट इज़ 20, और फिर हमें इसको डिवाइड कर देना है लाइफ से, और लाइफ है जनाब प्रोजेक्ट की 5 साल, और यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। ये जी मैं इसको ज़रा देख लीजिए मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, आप इससे एफिशिएंटली भी काम कर सकते हो। जब मैंने ऐसे प्रेजेंट किया तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगी और इसकी वर्किंग भी यहाँ पे नज़र आ गई। ठीक है जी, अब ये वर्किंग भी नज़र आ रही है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे ठीक है जी, ये वर्किंग नज़र आ गई और ये इसकी कैलकुलेशन में नज़र आ गई। एग्जामिनेशन में भी दोनों चीज़ें दिखानी है आपको। मैं क्लियर कर दूं, वैसे तो मैंने आगे शायद डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी फेमिलियरिटी आपकी सॉफ्टवेयर के बारे में याद कराता जो आपको। अगर मैं एग्जामिनेशन में सिर्फ ये कैलकुलेशन 36 की ऐसे कर दूंगा, मैं यहाँ पे जैसे आपको देखा ना, मैंने आपको अगर नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे इसको ये करैक्टर बनाया, इसको मैंने इक्वल से नहीं किया। मैं अगर ये करैक्टर हटाता हूँ तो डायरेक्ट 36 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख देता तो मैंने जब इसको उठा के एक्सेल में, तो यहाँ पे सेल पे फॉर्मूला नजर आ जाता है कैसे कैलकुलेट हुई, लेकिन आपको पता है हमारा आंसर तो एक्सेल में सबमिट होना ही नहीं। हमने तो एक्सेल की सारी कैलकुलेशन, सारी वर्किंग, सारी टेबल्स को कॉपी पेस्ट करने हैं वर्ड में, हमारा आंसर वर्ड में जाना है। तो जब मैं इसको वर्ड में लेके जाता तो ये फिगर फार्मूला रहती, ये फार्मूला जो इसके बैक एंड पे ये फार्मूला है ना, ये एग्जामिनर को नजर ही नहीं आता डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई है। तो उससे फिर हमारे मार्क्स जो है स्टेप वाइज मार्किंग वो लूज होने का खतरा होता है। तो हमने इसको अवॉइड करना है। प्रेजेंटेशन हम करेंगे ऐसे ही कि भाई फार्मूला भी इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैंने ये बनाया, समझो ये मैंने पहले टाइप किया, इसको मैंने Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे मैंने करैक्टर जाकर उड़ा दिया। मुझे काम दोबारा नहीं करना, टाइप मैंने एक दफ़ा ही किया है, Ctrl+C Ctrl+V किया और करैक्टर जाकर उड़ा दिया। और मैं फिर यहाँ पे तवज्जो दिला दूँ, Ctrl+C Ctrl+V भाई एक्सेल में चलता है, Ctrl+C Ctrl+V मुझे लगता है वहाँ पे नहीं चलता, मुझे नहीं पता चलता कि नहीं चलता, सॉफ्टवेयर में आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर में आपने बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। मैं चूँकि एक्सेल में कर रहा हूँ तो मैं एक्सेल के हिसाब से चल लीजिए जी। डेप्रिसिएशन मेरे पास आ गई तो 36 लीजिए जी, 5 साल की डेप्रिसिएशन होगी। अब एक काम और कीजिए भाई, अगर आपको याद हो तो हम जो कैश फ्लो लेते हैं हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से शुरू करने होते हैं और रेजिडुअल वैल्यू पे ख़त्म करने होते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें तो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज भी ले लीजिए। हमारी इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज यहाँ पे ली जाएगी टुडे, वो टुडे पे ली जाएगी और वो है जनाब 200 की नेगेटिव, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद है, वो है 20 की पॉजिटिव। लीजिए जी, अब यहाँ से हम टोटल कैश फ्लोज ले लेंगे, अब यहाँ से हम टोटल कैश फ्लोज ले पाएंगे। ये सारे कैश फ्लोज हमारे यहाँ से रुपीज़ इन मिलियन में ही चल रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे अमाउंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, एक्सेल का फ़ायदा ना, यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे कैश फ्लोज टोटल ले लेते हैं और वो होगा जनाब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। सम किधर पड़ा हुआ है भाई, लीजिए जी, ये मेरे कैश फ्लोज बन गए और इसके बाद मैंने क्यूमुलेटिव
कैश फ्लोज का कॉलम बनाना है, जिसमें हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं भाई, और फिर दिस प्लस दिस, और फिर इसको लेके चलते हैं। चलो अभी भी नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव, और जनाब यहाँ तक कहानी पहुँची, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गए। तो हमारा पे बैक क्या बनेगा? हमारा पे बैक होगा हमारा पे बैक है जनाब कितने साल? 3 साल तो हो गए पूरे, 3 साल। और फ्रैक्शन क्या है वो हम यहाँ से उठाते हैं। हमने क्या सीखा था? जो कैश फ्लो रह गया आखिरी साल वो कितने हैं, और आखिरी साल में फुल कैश फ्लो कितने रिकवर हो रहे हैं। ये जनाब लीजिए जी, ये हमारा इसमें नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। ये हमारा पे बैक पीरियड बन गया। पे बैक पीरियड में अगर सम करूँ तो भाई वो दिस प्लस 3, ये मेरा पे बैक पीरियड है। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 4 आपके सामने है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। और अगर इसकी मैं आपकी आसानी के लिए लीजिए जी स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। एग्जाम में आपको इसी को आपको यहाँ से जब सॉल्व कर लिया, अगर अज्यूमिंग एग्जाम का सॉल्यूशन होता, मैं इसको यहाँ से उठाता, इसको मैं कॉपी करता और वर्ड में जाके पेस्ट कर देता, रेलेवेंट ऊपर से नंबर सवाल का देख के। इंशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेशन में फुल दे दूंगा आगे चल के, बट पे बैक पीरियड इज कंप्लीट। इसमें चलो थोड़ा सा और आसानी करनी है तो 3 प्लस, ये मैं इस रिप्रेजेंटेशन से कर दूँ, खैर फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली दिस इज आंसर जो एग्जामिनर को नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इक्वल साइन भी देना चाहूँ तो ख़त्म होगी कहानी। तो ये जनाब हमारा पे बैक पीरियड, इसमें हमने एक एस्पेक्ट सीखा कि हमें एग्जामिनर ने यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट दे दिए थे, तो हमने उन अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लिया कैश फ्लोज में। ठीक है जी, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया? अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमने हर प्रॉफिट में उसके रेलेवेंट डेप्रिसिएशन ऐड की, तो ये ना उसके कैश फ्लो बन गए। और साथ हमने इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज भी एडजस्ट कर लिए। इसमें ख्याल रखना है, इनिशियल कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हम आज अज्यूम करते हैं, और ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये 5 साल बाद ही है, तो उसको 5 साल बाद ही हमने जो हमारे बिजनेस कैश फ्लोज हैं उनमें हमने ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 प्लस 36, ये बिजनेस से कमाया हमने, ये हमने डेप्रिसिएशन ऐड की, बिजनेस से प्रॉफिट क्या कमाया, बिजनेस से कैश फ्लोज क्या कमाए, और ये इन्वेस्टमेंट से हमने क्या कैश फ्लोज कमाए। यहाँ पे मैं एक वर्ड आपको और टर्म या नॉलेज ऐड कर दूं कि आपको पता है कैश फ्लोज के 3 कैटेगरीज आप बनाते होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। हम कैश फ्लो बेस्ड मेथड जब भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे पे बैक पीरियड मेथड कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, एनपीवी कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, आईआरआर, एमआईआरआर, एपीवी कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। हर कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड में 2 कैश फ्लो सिर्फ लिए जाते हैं, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस में क्या बनाया, क्या बेचा, बनाने में क्या खर्चा लगा, बेचने से क्या पैसे आया, ये ऑपरेटिंग है। और इन्वेस्टिंग मतलब कैपिटल एसेट्स या अदर कोई करंट एसेट के लिए क्या आपने इन्वेस्टमेंट की और उनको बेच कर क्या पैसा वापस लिया, ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। तो आप देखो पूरी लाइफ के ये जो प्रॉफिट्स है ना, ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है, और ये नॉन कैश कॉस्ट हमने ऐड कर दी ताकि हम कैश फ्लो पे चले जाएं। ये हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कहानी है, और ये हमारे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की कहानी है, और ये हमारे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हो गए ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग। हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टूल हैं जो कैश फ्लो बेस्ड टूल हैं, वो ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज पे बेस करते हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के पास नहीं भटकेंगे सिवाय एक सिनेरियो के। जो सिनेरियो क्या है वो मैं आगे चल के बात करूंगा, फिलहाल ये याद रखो, इन फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हमारे कैश फ्लोज के करीब भी नहीं आते, हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फिजिबिलिटी रूल के करीब भी नहीं आते। एक सिनेरियो है वो मैं बाद चल के हाईलाइट कर दूंगा आपको जब वक्त आएगा। तो फिलहाल हमने पे बैक को डिस्कस किया, और हम पे बैक से रिलेटेड एक आखिरी थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, जिसके बाद हम पे बैक की डिस्कशन को क्लोज करेंगे। ये डिस्कशन आपने कैफ लेवल पे नहीं डिस्कस की हुई, इट इज़ बेल आउट पे बैक। ये थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है, बेल आउट पे बैक। बेल आउट किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ की जाती है, पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लो, फिर बेल आउट पे बैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं।
बेल आउट पेबैक की कहानी आती है मार्ज़े वजूद में जब किसी प्रोजेक्ट जिसको आप शुरू करने जा रहे हो उसमें एट द टाइम ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ही आपको उसको एग्जिट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल हो कि भाई हम कारोबार शुरू तो कर रहे हैं लेकिन अगर ना चला तो साल बाद बेच देंगे, अगर ना चला तो 2 साल बाद बेच देंगे, अगर ना चला तो 3 साल बाद बेच देंगे। मतलब देयर आर सर्टन बिजनेसेस जिनके साथ बेल आउट की ऑप्शन होती है कि फंस गए, ना चला तो जान छुड़ा लेना। बेल आउट मतलब जान छुड़ाना, बेल मतलब जमानत से, वो हमारे लीगल सिस्टम में जमानत से समझो ना, बेल से। बेल आउट होना मतलब जान छुड़ाना। तो देयर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स जिनमें आपको बेल आउट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो यहां पे अब हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बेल आउट की ऑप्शन अवेलेबल है उसका पेबैक कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं सीधा आपको एक ले जाता हूं सिनेरियो पे, इलस्ट्रेशन 5 पे, और वहां से हम सिनेरियो पढ़ते हैं और फिर इसको कैसे हल करना है उससे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 हमारे पास जी बेल आउट सिनेरियो के ऊपर है। अ कंपनी is considering a new project requiring capital outlay of 165,000. The following estimates have been made. Estimate क्या है? ये 1, 2, 3, 4 में नेट एनुअल नेट कैश इनफ्लोज क्या कमाएंगे। नेट कैश इनफ्लोज है मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्या कमाएंगे, कैश कॉस्ट लेस हुई है, प्रॉफिट नहीं है ये। ठीक है, तो हम 165 की अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 में क्या कमाएंगे, और हमारे पास नेट कैश फ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम बेल आउट। हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो 1 साल बाद बिजनेस बंद कर दें, चाहे तो 2 साल बाद बिजनेस बंद कर दें, चाहे तो 3 साल बाद बिजनेस बंद कर दें। यहां पे ख्याल रखना है ये बेल आउट ऑप्शन है, ये और के साथ है। साल बाद बंद करो, और 2 साल बाद बंद करो, और 3 साल बाद बंद करो, और 4 साल बाद बंद करो। तो भाई 4 साल बाद बंद करोगे तो उसने कहा जी फिर आपका कोई रेजिडुअल वैल्यू बिजनेस बेच के कुछ नहीं मिलना, मशीनरी बेच के, एसेट बेच के कुछ नहीं मिलना। बेल आउट से मुराद कारोबार बंद कर दो साल चला के तो कितने पैसे मिलेंगे, कारोबार या एसेट बेच के, कारोबार के एसेट बेच के। ठीक है, ये कहानी है। और हमसे जब कहा जाता है बेल आउट कैलकुलेट पे बैक एंड बेल आउट पे बैक, दोनों कैलकुलेट कीजिए ऑफ द अबव प्रोजेक्ट। तो जनाब हम दोनों कैलकुलेट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट्स को। इलस्ट्रेशन 5 डाटा आपके सामने है, अब किताब आपके सामने होगी, क्योंकि अब मैं जाने लगा हूं वही अगेन स्प्रेडशीट पे जहां पे हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जनाब हम यहां पे अब डिस्कस करने लगे हैं इलस्ट्रेशन 5। हमें इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं जी। एक कहा गया है पे बैक पीरियड कैलकुलेट कीजिए, और एक कहा गया है बेल आउट पे बैक कैलकुलेट कीजिए। तो पहले हम पे बैक को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पे बैक के लिए हमने जो चीज़ सीखी है कि हम आज इन्वेस्टमेंट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमें बताया गया 165,000 है, और ये इन्वेस्टमेंट हम नेगेटिव लेते हैं। और मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको फॉर्मेट में कोमास यहाँ पे डाल देता हूँ। इधर शायद मुझे रुपीज़ हैं, कोमास की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मिलियंस होते हैं वहाँ पे आपको पता है कि आपको अच्छा जी, आज 165,000 की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 इनमें मेरे जो कैश फ्लो अराइज हो रहे हैं वो हैं 45,000, 55,000, 65,000 एंड 25,000। ठीक है जी, हम सिंपल पे बैक पे जाएं तो ये है हमारे जी कैश फ्लोज रुपीज़ में।
मैं इनके क्योंकि अनइवन कैश फ्लोज हैं, मुझे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉलम हम बनाते हैं जनाब जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ वी आर नेगेटिव, एक साल गुजरा तो हमने रिकवर कर लिया 45 और फिर 2 साल गुजरे 55 और ये जनाब 3 साल बाद पे बैक कंप्लीट। तो हमारा पे बैक अगर हम कैलकुलेट करें तो पे बैक इज़ 3 years। ठीक है जी, ये पे बैक की कहानी पूरी होगी। अब ये तो कहानी वही है जो आप पहले जानते हो और सिंपल कहानी है कि भाई 3 साल में पैसे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं बेल आउट पे बैक क्या होता है। भाई बेल आउट पे बैक वो क्या है? अच्छा, बेल आउट पे बैक में हम देखते हैं कि भाई हमारे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज एडजस्टेड फॉर बेल आउट कैश फ्लोज वो क्या है। हम इसमें फॉर्मेट वैसे ही बनाते हैं। आज से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं -165,000 और फिर हम इसके कैश फ्लोज से 1 और 2 के लेते हैं, 3 के, 4 के और 5 के 4 के हम सारे कैश फ्लोज वैसे ही कॉपी कर देते हैं जी यहाँ पे। एक्सेल में या एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर में काम करने का फ़ायदा कि हम साथ साथ कॉपी पेस्ट का फंक्शन का फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ पे सेम डाटा यूज़ हो रहा है, आसानी से हम कॉपी पेस्ट उसको कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हेडिंग मुझे कॉपी करनी है तो मैं यही हेडिंग भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बेल आउट कैश फ्लो लेके आइए इन प्ले। बेल आउट कैश फ्लोज अब ये कैसे काम करते हैं? बेल आउट कैश फ्लो के पहले केस में तो मेरे पास बेल आउट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं लेता हूँ 0। मतलब आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और आज मेरी पोजीशन नेगेटिव है, आज मेरे पास बेल आउट बिजनेस बेचने की आज तो ऑप्शन नहीं है, आज तो मैंने खरीदा है, तो इट इज़ दैट ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे अब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज इंक्लूडिंग बेल आउट कैश फ्लोज बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इस केस में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि बेल आउट कैश फ्लोज है ही नहीं, तो जनाब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इंक्लूडिंग बेल आउट भी सेम है। लेकिन क्या मेरे पास साल बाद बेल आउट की ऑप्शन है? तो आंसर इज यस। मुझे बताया गया है अगर मैं बिजनेस चाहूँ तो 1 साल बाद 1 लाख का मैं बेच सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस, तो जैसे देखिएगा बेटा, ये इसका लिंक ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बिजनेस 1 साल बाद बेचता हूँ तो मैंने देखो 165 इन्वेस्ट किया था, 45 कारोबार से कमा लिया, 120 बेल आउट से कमा लिया, सॉरी 120 रह गया बाकी। 1 साल बाद दोबारा सुनो, 165 इन्वेस्टमेंट की, 45 1 साल में कमा लिया, बाकी रह गया 120 1 साल के एंड पे। मैं बिजनेस बेचूंगा तो मैंने ये 100 मजीद कमा लिया। तो जनाब ये जो 100 कमाया, इसके बाद मेरी नेट पोजीशन क्या बनेगी? 20, स्टिल नेगेटिव। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा और के साथ चल रहे हैं। अगर आप इमीडिएट बेल आउट करोगे, कारोबार शुरू करते ही -165 क्योंकि कुछ नहीं मिलना। साल बाद बेल आउट करोगे स्टिल -20, आप पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप 2 साल बाद बेल आउट करने जाते हो, 2 साल बाद हुआ क्या? 2 साल बाद की कहानी सुनो। 165 से प्रोजेक्ट शुरू किया, 1 साल में 45 कमाया, 120 वापस रह गया। अगले साल में 55 कमाया, 65 रह गया। अब 2 साल बाद बेल आउट कितना है? 2 साल बाद बेल आउट है जनाब 65,000। लीजिए जनाब, यहाँ पे 65 रहता था, बेल आउट करोगे 65 आ जाएगा, बेल आउट पूरा हो गया। इसका मतलब हमारा बेल आउट पे बैक कितना है? 2 ईयर। अगर हम बेल आउट ऑप्शन को कंसीडर करें कि हमारे पास बिजनेस बेचने की ऑप्शन कभी रहेगी, तो भाई बिजनेस बेच के तो हम पैसे 2 साल में पूरा करके निकल सकते हैं। अगर हमें बिजनेस पसंद ना आया तो 2 साल बाद हम बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो पूरा करके निकल जाएंगे। ये है जनाब बेल आउट पे बैक। और पे बैक पीरियड में एक बेटा आज याद रखनी है कि जब पे बैक कंप्लीट हो जाता है तो पे बैक के बाद के कैश फ्लोज हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे बैक कंप्लीट हो गया, ये कैश फ्लोज हम कंसिडर नहीं करते। इट इज अंडरस्टूड। सो बेल आउट पे बैक।
इज 2 years। हमारा पे बैक था 3 years, लेकिन बेल आउट पे बैक 3 years है। यहां पे दोबारा सुन लो बेटा, ये आइदर और ऑप्शन के साथ चलती है कि मैंने एक कारोबार शुरू किया, शुरू करते ही बेल आउट किया तो कुछ पैसा नहीं, हमें कोई बेल आउट की ऑप्शन ही यहां नहीं है, तो बल्कि मुझे तो शायद यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली मुझे बिजनेस शुरू करते ही बेल आउट की ऑप्शन है ही नहीं, बेल आउट की ऑप्शन तो अवेलेबल ही साल बाद से हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे वैसे ही डिलीट कर देते हैं। बेल आउट की ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, इसको छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। बेल आउट की ऑप्शन मिलनी है साल बाद। साल बाद क्या होगा, सुन लो दोबारा, 165 इन्वेस्टमेंट की मैंने, 45 साल में कमा लिया, 120 नेट नेगेटिव था, साल बाद 1 लाख में बेल आउट होता है, 1 लाख में बिजनेस बिकता है, तो क्या मेरे पैसे पूरे हो गए, इन्वेस्टमेंट पूरी होगी? द आंसर इज नो। इसका मतलब साल बाद बेल आउट करने में पैसे पूरे नहीं होते, दूसरे साल पे चले जाओ। कारोबार अभी बेल आउट ना करो, दूसरे साल पे चले जाओ। दूसरे साल पे गए, 120 रहता था, 55 और कमा लो, दूसरे साल के एंड पे नेगेटिव पोजीशन रही 65 की। अब बिजनेस बेचो, कितने का बिकता है? 65 का। इसका मतलब पैसे आपके पूरे हो गए, 65 आपका रह गया था, वो बिजनेस बेच के पूरा हो गया, आपको अगले साल पे जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑप्शन क्या थी, नॉर्मल कोर्स में तीसरे साल में कमा के 65 पूरा करो, तो 3 साल में नॉर्मल पे बैक ले लेते। लेकिन बेल आउट पे बैक 2 साल बाद बिजनेस बेच के 65 ले लो, आपका पे बैक पूरा हो जाता है। तो बेल आउट पे बैक हम इस सेल के ऊपर फैसला कर रहे हैं। इस सेल पे देखा हमने बेल आउट कैश फ्लोज के साथ, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज इंक्लूडिंग बेल आउट के साथ हमने देखा कि भाई हमारा बेल आउट तो बेल आउट के साथ पे बैक 2 साल में पूरा हो गया। अच्छा जी, पे बैक की कहानी कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से होगी पूरी, कैलकुलेशन के एस्पेक्ट के लिहाज से पे बैक की कहानी होगी पूरी। सिर्फ एक एस्पेक्ट रह गया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका, वो इसका ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। और ये कहानी अगर हम ये स्लाइड पढ़ लें तो पे बैक पे हमारी डिस्कशन का चैप्टर हो जाएगा क्लोज। दोबारा फिर ज़िंदगी रही तो पता नहीं, ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह खैर खरीद रहे, लेकिन ना भी रहे तो शायद पे बैक पे दोबारा बात ना हो पाए, क्योंकि इट इज़ वेरी बेसिक टूल। और ये जो हमने तकरीबन 1 घंटा प्लस का हमने इस पर जो डिस्कशन कर ली, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसमें तकरीबन तमाम बातें हमारी जो आस्पेक्ट मैंने कवर कर ली हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इसी डोमेन में रहें, इससे बाहर ना जाइएगा भाई। कोई नए नए सवाल ढूंढने की, रिसर्च करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश कीजिए जो बातें आपको सिखा दी गई हैं, ये सारी चीज़ें तकरीबन नोट्स में लिखी हुई हैं, सारी डिस्कशन मैंने नोट्स से उठाई हैं, इन्हीं को बार बार कोई 10 दिन बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 20 दिन बाद देख लेना, ताकि अब एग्जामिनेशन में जाओ तो ये चीज़ें याद रहें, भूल ना चुके हो। अच्छा, ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमें आ सकते हैं। कभी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस टूल्स पे कोई बात कीजिए, तो पे बैक पीरियड के रेफरेंस से इट इज़ सिंपल टू, एडवांटेजेस में इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। इट यूजेस कैश फ्लो रादर देन प्रॉफिट। कैश फ्लो बेस्ड मैयर पॉजिटिव समझे जाते हैं, अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि कैश फ्लोज बेस्ड रिजल्ट मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। अकाउंटिंग बेस्ड रिजल्ट मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, मतलब अकाउंटेंट चाहे तो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बदले, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी बदले, किसी स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करे तो प्रॉफिट बदल जाते हैं। लेकिन बैंक में 4 लाख कमा के पड़ा है, 4 को 6 बनाना किसी अकाउंटेंट ने अभी तक नहीं सीखा भाई। अगर सीख ले तो हम नौकरियाँ नहीं करें भाई। तो इसलिए कैश फ्लो बेस्ड मैयर को समझा जाता है, ये अच्छे हैं। अकाउंटेंट इसको या कोई भी प्रोफेशनल इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो कैश फ्लो बेस्ड मैयर आर कंसिडर्ड गुड। अर्ली रिकवरी के ऊपर एम्फोसिस करता है पे बैक पीरियड मेथड, कि जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसा वापस कर रहा है उसकी तरफ जाओ। और बाय डूइंग सो, जब आप ऐसे प्रोजेक्ट पर रिलाय कर रहे हो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट से बच रहे हो जो पैसा वापस करने में देर लगाते हैं। और हम पहले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोजेक्ट पैसा वापस करने में देर लगा रहा है, तो देर के कैश फ्लो तो उनके एस्टिमेट्स की रिलायबिलिटी लो होती है, उनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, उनमें रिस्क ज्यादा होता है। सो बाय रिलाइंग ऑन, बाय ऑप्टिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स पेइंग अर्ली, We are trying to reduce risk from our investment decision। ये भी इसका फायदा है। और प्राइमरली पे बैक पीरियड इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज पे बैक पीरियड के ऊपर ऑनेस्ट स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये इनिशियल स्क्रीनिंग टूल के तौर पर प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है। आपने किसी प्रोजेक्ट में फिजिबिलिटी करनी है, आप उस पर पे बैक लगाओ, अगर वो पे बैक का फिल्टर पास कर जाए तो कहोगे हाँ भाई ये टूल, इस पर अब हम एडवांस फिल्टर की टाइम इन्वेस्ट करना अफोर्ड करते हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, रिस्क असेसमेंट के तौर पे, कि भाई अगर तो प्रोजेक्ट 3 साल में पे बैक कर रहा है तो फिर हम इसका एनपीवी या आईआरआर एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। इग्नोर कैश फ्लोज अराइजिंग बियॉन्ड पे बैक, ये इसका ड्रॉबैक है। मैंने आपको अभी हाईलाइट किया, फैक्ट बताया, ये ड्रॉबैक भी है।
कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं अर्लियर पीरियड में कैश फ्लोज नहीं देते, लेटर पीरियड में बड़े हैवी रिटर्न्स देते हैं, ये उनको इग्नोर कर देता है। देयर इज नो मेजर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पेबैक टूल का। पेबैक पीरियड में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आती है, ये मेजर कर लो। और भाई कारोबार क्या इन्वेस्टमेंट की वापसी के लिए किया जाता है? कारोबार तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है, जबकि पेबैक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। पेबैक क्या कहता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आती है, जबकि कारोबार तो किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। और पेबैक पीरियड मेथड में ऐसा कोई मेजर है ही नहीं, ऐसा कोई इंडिकेशन है ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितनी आ रही है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सिलेक्शन ऑफ पेबैक इज आल्सो सब्जेक्टिव। पेबैक पीरियड, स्टैंडर्ड पेबैक, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड इज सब्जेक्टिव। हर बिजनेसमैन का स्टैंडर्ड पेबैक सब्जेक्टिव होगा, मतलब अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा। कोई बिजनेसमैन एक्सपीरियंस है, उसका स्टैंडर्ड पेबैक 3 साल हो सकता है। कोई बिजनेसमैन जैसा मेरा जैसा अनाड़ी और नया है तो उसका स्टैंडर्ड पेबैक 5 साल हो सकता है। सेम बिजनेस का पेबैक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन के लिए 3 साल, उसी बिजनेस के लिए मेरा स्टैंडर्ड पेबैक एज अ बिगिनर 5 साल हो सकता है। तो ये भी एक इशू है। एंड इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी के कॉन्सेप्ट से हम फेमिलियर हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस भी करेंगे CFA 4 में। बट ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जो कि फाउंडेशन है हमारे एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल की। वो टाइप बेसिक जो है यहाँ पे इग्नोर हो रहा है पेबैक पीरियड मेथड में। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारी पेबैक पीरियड की डिस्कशन कंप्लीट हुई। इस पूरी वीडियो में, जो कि तकरीबन 1 घंटा सवा घंटे की वीडियो है, इसमें हमने पेबैक पीरियड मेथड को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। जैसे मैंने कहा, आपको इसके अलावा कुछ मजीद जानने सीखने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। जो इस वीडियो में लेक्चर में मैं कवर कर लिया, जो किताब में लिखा हुआ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।